हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पहुंच गए बेटा थर्ड लेक्चर में, और जहां पर हम बात करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें चार्ज के बारे में हमने बात की थी, और सेकेंड लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ सीखा था, और थर्ड लेक्चर अब आ गया है जिसमें हम वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो न्यूटन की फोर्स की यूनिट क्या रहेगी आपकी, न्यूटन। तो ये क्या था आपका फोर्स, कहां मिला था, कूलॉम्स लॉ में। तो ये क्या दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा था आपको, मैग्नीट्यूड दे रहा था। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पर बेटा, वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड के बारे में। और आज हम क्या करेंगे, डायरेक्शन और क्या निकालेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो कैसे निकालते हैं इसको, देखिए। सपोज मानिए आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है बेटा आपके पास Q1 और एक चार्ज है आपके पास Q2। ठीक है, तो सपोज हमने माना, चाहे इसको सेम ले लीजिए या फिर आप सेम चार्ज में ले लीजिए या फिर आप इसको अपोजिट चार्ज ले लीजिए। तो हम ले रहे हैं अपोजिट चार्ज मान लीजिए, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, R। ठीक है, और अब देखिए कि अगर हम इस वाले चार्ज को होल्ड करते हैं, Q1 चार्ज को अगर होल्ड करते हैं, तो Q2 चार्ज कहां जाएगा, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इसी डायरेक्शन की तरफ तो जाएगा। ठीक, और अगर हम Q2 चार्ज को होल्ड करते हैं बेटा, तो Q1 वाला किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में तो जाएगा। क्लियर है कहानी। ठीक, अगर हमने Q1 को होल्ड किया तो Q2 कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में, और Q2 को अगर होल्ड किया तो Q1 कहां जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन। और अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, याद होगा कि R फुल वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ R डॉट R कैप, माने यूनिट वेक्टर। ये जो फुल वेक्टर है क्या शो करेगा, ये शो करता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ में क्या शो करेगा, डायरेक्शन। ठीक, ये मॉड ऑफ R क्या शो करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसमें नहीं होगी। और ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है बेटा आपकी सिर्फ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है, 1। और हमें यहाँ पे क्या शो करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको, डायरेक्शन को शो करना है, कि जब Q1 को हमने होल्ड किया तो Q2 किस डायरेक्शन में आया, या जब हमने Q2 को होल्ड किया तो Q1 आपका किस डायरेक्शन में आया। तो डायरेक्शन शो करना है तो हम किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, R कैप। इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे बेटा, R कैप। ठीक है, अब ये R कैप दोनों क्या हो गए, सेम जैसे हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, तो देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसको, R कैप लिखते हैं इसको फाइनल कॉमा इनिशियल, फाइनल कॉमा इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज कहां जा रहा है वो फाइनल पॉइंट, और कहां से जा रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका इनिशियल पॉइंट। तो इसको हम लिख देते हैं सपोज 1 चार्ज, इसको हम लिख देते हैं सपोज 2 चार्ज। क्लियर है। अब देखिए R कैप, यानी इस वाले को अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इस वाले को होल्ड किया, तो ये 2 वाला किस डायरेक्शन में जा रहा है, 1 की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए फाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा, 1। और कहां से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो इसके लिए इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 2। क्लियर है। अब इसे वही प्रोसेस इसके लिए भी देखते हैं। क्या किया आपने, Q2 वाले को होल्ड किया। जब Q2 वाले को आपने होल्ड किया है तो Q1 वाला क्या होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। तो फाइनल पॉइंट कितना होगा इसका, 2 होगा। कहां से जा रहा है, 1 से जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर है कहानी। R12 R21 कैसे लिखेंगे, क्लियर है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप यहां पर 3 बनाए, 4 हम 4 ले रहे, सपोज इसको हम 1 किया, इसको 2, ये आपका 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, कूलॉम्स लॉ जो भी हम यूज करेंगे वो सिर्फ 2 चार्ज के लिए करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये 2 चार्ज ले रहे हैं, 1 और 2। सपोज 1 वाला किसकी साइड जा रहा है, 2 की साइड, मतलब 2 को हमने होल्ड किया है और 1 वाला कहां जा रहा है, 2 की तरफ। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा बेटा, इसके लिए फाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा, 2। कहां से जा रहा है, 1 से, तो इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर।
इन दो में आइए, इन दो पे अगर हम बात करें, सपोज 3 वाला कहां जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो हमने क्या किया, 2 वाले को होल्ड किया और 3 वाला कहां जा रहा है बेटा, 2 की तरफ। तो कैसे डायरेक्शन शो करेंगे इसका, 3 वाला कहां गया, 2 की तरफ, तो फाइनल पॉइंट कितना हुआ, 2 हुआ, और इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 3। क्लियर। अब देखिए 3 और 4 में आ जाइए, 3 और 4 में सपोज 3 वाले को हमने होल्ड किया और 4 वाला कहां जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। तो इसको अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना हो, डायरेक्शन शो करनी है, तो कैसे करेंगे, 4 कहां की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, तो फाइनल पॉइंट कितना हुआ 3 और इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 4। समझ में आया कि जो चार्ज अपनी पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन में जा रहा है वो फाइनल पॉइंट, और जिस पोजीशन से जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा आपका इनिशियल पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया कि r कैप 21 और r कैप 12 हमने कैसे लिखा, क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, ठीक है, क्या अगर हम इसको होल्ड करते हैं Q1 को, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक, और अगर हम 2 को होल्ड करते हैं तो Q1 पे भी क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स लगेगा। अब दोनों फोर्स हैं, तो इन दोनों को भी अब क्या करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर करना होगा, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर होता है ऑन और बाई से। समझ में आ रहा है, ऑन का मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है, बाई का मतलब जिसके द्वारा लग रहा है, ठीक। ऑन का मतलब होता है कि जिस पे फोर्स लग रहा है, और बाई का मतलब होता है कि जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है। क्लियर। तो अब देखिए इस वाले पे देखिए, अगर हमने क्या किया, 2 वाले को होल्ड किया तो किस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसके कारण फोर्स लग रहा है बेटा, 2 के कारण लग रहा है। क्लियर। इस पे आ जाइए, 2 वाले को, यानी कि 1 वाले को होल्ड किया, 2 वाले पे देखिए किस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे फोर्स लग रहा है। किसके कारण लग रहा है बेटा, 1 के कारण लग रहा है। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आया, F21 और F12। क्लियर। यहां देख लीजिए फिर से एग्जांपल से, सपोज मान लीजिए अगर इस R12 R21 को हटाते हैं, हटा दीजिए इसको, ठीक, डायरेक्शन हटा दीजिए। सपोज इस वाले फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के कारण इस पे फोर्स, तो इस पे फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसके कारण लग रहा है बेटा, 2 के कारण लग रहा है। क्लियर। इन दो पे देखिए, अगर यहां पे फोर्स हम निकालते हैं, इस पे किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, 3 पे। किसके कारण लग रहा है बेटा, 2 के। नॉमेनक्लेचर कितना हो जाएगा, F3। इस पे देखिए, इन दो पे इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, किसके कारण, 3 के कारण निकाल रहे हैं। तो किस पे फोर्स लग रहा है, 4 पे। किसके कारण लग रहा है बेटा, 3 के कारण। तो समझ में आ गया, ऑन बाई। ऑन का मतलब जिस पे फोर्स लगेगा, बाई का मतलब जिसके द्वारा फोर्स लग रहा होगा। क्लियर कहानी यहां तक। तो ये आपका एक नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। r कैप 21 इस डायरेक्शन के लिए, r कैप 12 इस डायरेक्शन के लिए, इस वाले चार्ज पे फोर्स F12 और इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, F21। ठीक है। तो ये आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके वेक्टर फॉर्म को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, नंबर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लिखने को लिखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, सपोज हम F12 के लिए लिख रहे हैं, आप चाहे F21 के लिए लिख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसको, F12 वेक्टर फॉर्म आएगा। ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 किसके लिए, एयर के लिए, कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन हम कैसे देंगे, तो देखिए कि इस वाले F12 का किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं डायरेक्शन के लिए, R कैप 21। समझ में आ गया। तो F12 ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका डायरेक्शन। और ये पूरा जो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी बेटा, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। अब देखिए इसका दूसरा इक्वेशन बहुत सिंपल है, रटने वाली कोई भी चीज नहीं है कि R12 हम ऐसे रटे हैं, R12 21 या F12 F21 रटे, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल समझने की जरूरत है, बहुत इजी वे पे ये चीज समझ में आई। अब एक चीज देखिए, हमने कहा कि जो R कैप है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और ये सिर्फ शो क्या करेगा, आपका डायरेक्शन ही तो शो करेगा। ठीक है। तो R कैप 21 मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें तो R कैप 12 के बराबर होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन R12 की डायरेक्शन कहां है, इस डायरेक्शन में, और R21 की डायरेक्शन ये है,
और R12 की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो क्या करना होगा, एक को नेगेटिव करना होगा। तो R12 की जगह अगर हमें R21 की जगह अगर हमें R12 लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो इसी वाले को अगर हम फिर से लिखने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ R कैप 1 2। ये बेटा आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके लिए हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गई, ये दो चीज समझ में आ गया कि R21 की जगह अगर हमें R12 लिखना है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। R12 इस डायरेक्शन में जा रहा है और R21 इस डायरेक्शन में जा रहा है, और R12 क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तीसरा आप देखिए, इसमें से तीसरा इक्वेशन क्या लेते हैं। तीसरा इक्वेशन देखिए, इसी वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए कि R कैप को क्या हम R फुल वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R लिख सकते हैं। R कैप को, ये रहा आपका R कैप इक्वल टू क्या, फुल वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R लिख सकते हैं। तो R कैप की जगह अगर इस वाले इक्वेशन को मेंशन कर रहे हैं हम, तो R कैप की जगह क्या हम ये चीज टर्म्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इनटू R कैप की जगह क्या यूज करना है, R फुल वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R। और क्या था ये 21, तो यहां पे भी क्या यूज करेंगे 21, और यहां पे भी क्या यूज कर देंगे बेटा 21। क्लियर था नहीं यहां पे। अब एक चीज और देखिए, ये R21 सपोज मानिए एक R लिया हमने, एक मॉड ऑफ R लिया, एक R वेक्टर लिया, ये तीन हमने टर्म्स लिए, ठीक। ये R क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ही तो शो कर रहा है। और ये जो आपके पास मॉड ऑफ R है, ये भी क्या शो करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो शो करेगा। तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी तो होगी। और ये क्या है, फुल वेक्टर है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मिलेगा। तो ये कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये है कि इस R और ये मॉड ऑफ R, ये दोनों ही क्या हो गया बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो R की जगह हम मॉड ऑफ R भी तो लिख सकते हैं, हाँ है ना, लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये R स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी, और ये जो R मॉड ऑफ R है, ये भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों ही सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कितनी आएगी, अगर देखते हैं यहां देख लेते हैं, तो F वेक्टर 1 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ R 2 1 का क्यूब, क्योंकि ये R स्क्वायर और ये R, तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा R क्यूब इनटू कितना हो जाएगा, R फुल वेक्टर ऑफ 2 1। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बनती है। बताइए, ये दिक्कत समझ में आ रही है कि फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गया, और थर्ड इक्वेशन आपके पास ये हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, और उसको हम कहते हैं बेटा कार्टेशियन मेथड। ठीक है, तो आपने वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा, 11th क्लास में ही है, उसी से रिलेटेड है सारी चीजें। सपोज कार्टेशियन मेथड, फोर्थ इक्वेशन ये है कि अगर आपके पास एक प्लेन है, तो इसका एक्सिस x है, और सपोज ये एक्सिस कितना हो गया आपका y। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे यहां पर एक चार्ज है Q1, और यहां पे भी चार्ज कितना है बेटा Q2। दो चार्ज हो गए, जैसे ये दो चार्ज सेम वैसी चार्ज। तो ये क्या है आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर हमें Q1 की अगर लोकेशन बतानी हो तो किससे बताते थे हम, पोजीशन वेक्टर से तो बताते थे। ये आपने 11th में पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में। तो ये आपके पास इस वाले Q1 चार्ज का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, R1 कैप। इस वाले Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, R2 वेक्टर हो जाएगा, सॉरी R1 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा R2 वेक्टर। एक चीज और आपने देखी थी, अगर हम माने सपोज मानते हैं कि Q1 वाला चार्ज किसकी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, Q2 की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो आपके पास वेक्टर है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। अब डायरेक्शन देखिए, Q1 से कहां जा रहा है, 2 पे, तो इसको हम मेंशन कैसे करेंगे कि फाइनल पॉइंट कितना होगा 2, और इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि Q1 कहां जा रहा है 2 पे।
तो Q1 जब 2 पे जाएगा इसका मतलब फाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा 2 और इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक, अब एडिशन आइए, आपका वेक्टर में एडिशन कैसे करते थे याद रखिए। ये क्या आपका ओरिजिन यहाँ टेल, टेल से कहाँ गया बेटा हेड पे, हेड से फिर क्या मिला आपको टेल, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों का हेड है तो ये क्या कहलाएगा रिजल्टेंट। तो कैसे लिखते थे बेटा इसको, रिजल्टेंट इक्वल टू r1 कैप प्लस r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और ये क्या कहलाएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ऐसे तो लिखेंगे, तो r वेक्टर 21 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा हम r1 वेक्टर r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाली इक्वेशन है r21 इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा कुछ आपके पास f12 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, ठीक है। r21 की जगह हमने क्या लिखा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब इनटू r21 की जगह फिर से हम क्या लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आती है, ये है आपका वेक्टर। समझ में आया? तो 4 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में हमें डायरेक्शन देनी पड़ी, दूसरे में हमने फिर से दूसरी तरह से हम डायरेक्शन दी और तीसरे फोर्थ में हमने कन्वर्ट किया। तो ये बेटा आपके चारों के चार क्या हो जाएंगे वेक्टर फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर करनी, ठीक है। अब इस वेक्टर फॉर्म से कंक्लूजन क्या निकलता है देखिए, कंक्लूजन क्या निकलता है इस वेक्टर फॉर्म से। नंबर फर्स्ट हमने एक चीज देखी थी, याद कीजिए सेकंड वाला बता रहे थे, r कैप 12 इक्वल टू या r कैप 21 कर लीजिए, r कैप 21 इक्वल टू माइनस ऑफ r कैप 12 हो रहा था। और ये जो आपके पास अगर ये होगा तो f21 इक्वल टू कितना होगा f12, कैसा होगा नेगेटिव ही तो होगा। देखिए ये वाले को होल्ड किया तो f21 कहां जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इस वाले को होल्ड किया तो f12 किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, मत और क्या होगा डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो कौन सा लॉ आ गया आपका याद है बेटा, कौन सा न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ये थर्ड लॉ को क्या करेगा वैलिड है, फॉलो करेगा। ये चीज क्या करेगी न्यूटन्स की थर्ड लॉ को फॉलो करेगी, एक्शन रिएक्शन फोर्स को। और दूसरी चीज जो हमें कंक्लूजन से मिलती है, इसकी कंक्लूजन जो मिलता है दूसरा वो क्या है कि फोर्स एक्ट along line joining the center। तो देखिए कैसे कह सकते हैं ये बात, इससे पहले भी हमने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था। फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर, मतलब इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण वो किसके अलोंग लग रहा है, इसी लाइन के तो अलोंग लग रहा है। और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण वो भी किसके अलोंग लग रहा है, इसी फोर्स के तो अलोंग लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। और ये जो आपके पास कूलम्ब फोर्स होगा वो क्या करेगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है? ठीक, ये था आपका वेक्टर फॉर्म। और अब हम बात करते हैं बेटा कूलम्बियन फोर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं आपका कूलम्बियन फोर्स के बारे में। कूलम्बियन फोर्स कैसा होगा, तो देखिए कूलम्बियन फोर्स वही है जो आपके कूलम्ब फोर्स कह दीजिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दीजिए, ये है। और मेनली ये वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एक जो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपका कंपटीशन लेवल के लिए थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता है। ठीक, तो देखिए कूलम्बियन फोर्स में अभी जो हमने सीखा था सब वही चीज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्या होगा, दो चार्ज है सपोज और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो वहां पे अभी पहले हमने क्या लिया था डिफरेंट पोलैरिटी में लिया था, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेम पोलैरिटी ले रहे हैं सपोज। तो इसके कारण इसको हमने होल्ड किया तो इस पे फोर्स क्या लगेगा प्लस प्लस है, रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे इसको, किस पे लग रहा है 2 पे, किसके कारण 1 के कारण।
ठीक। और इस वाले पे अगर हमने क्या किया, इसको होल्ड किया, तो ये वाला क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा इसमें, किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखी, कूलम्बियन फोर्स अगर हम इन दो चार्ज के लिए लेके जा रहे हैं, और ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड अगर सिस्टम होगा ये, तो देखिए इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। क्लियर है। और कैसा फोर्स होगा, रियल फोर्स होगा। ठीक, सीडो फोर्स नहीं होगा, रियल फोर्स होगा। और अगर रियल फोर्स होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूटन्स लॉ क्या होगा बेटा, वैलिड होंगे। न्यूटन्स लॉ क्या होंगे, इसमें वैलिड होंगे। ठीक। तीसरी चीज और जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए हमने ये टॉपिक उठाया, इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास विल सस्टेन इट्स पोजीशन, विल सस्टेन इट्स पोजीशन। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिस्टम होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा, सस्टेन्ड होगा। मतलब क्या है इसका, देखिए मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज इस वाले पे फोर्स लग रहा है F12 इक्वल टू कितना होगा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ कितना होगा, माइनस ऑफ F21 होगा। अगर इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, F12 प्लस ऑफ F21 वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है, यानी इसके कारण इस पे फोर्स F21, इसके कारण इस पे फोर्स F12, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो हम ये लिख सकते हैं, इससे पहले हमने बात की थी इस बारे में। इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये कितना होगा, नेट फोर्स कितना हुआ, 0। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, ये फोर्स अगर आपका 0 है, इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली इंटरनल फोर्स ही तो लग रहा है। ये चीज क्लियर हुई अभी तक। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, दो चार्ज का एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 वाला फोर्स Q1 पे लगाएगा, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स ही तो लगा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इज 0। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कि F एक्सटर्नल is directly proportional to change of momentum। F external is directly proportional to कितना होगा, change in momentum। क्लियर। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0। आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बेटा, 0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कितना हो जाएगा, होगा ये। क्लियर। अब हमने 11th में और भी चीज पढ़ी थी, क्या, डिफरेंशिएशन को। अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिल देगा बेटा हमें, सपोज t के रिस्पेक्ट में, तो 0। अगर dy बाई dt इक्वल टू, अगर y अगर आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 ही तो मिलेगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी देखिए कि अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, मोमेंटम को, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब p क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ही तो कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसको यहां देखिए, तो p आपके पास जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट ही तो होगा। चीज समझ में आ गई। मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। किसका, सिस्टम का। ये जो सिस्टम है इसका, अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इस वाले चार्ज के बारे में बात करें तो इसका भी कोई ना कोई मास होगा, इसके कारण इस पे वेलोसिटी,
फोर्स लग रहा है तो कोई ना कोई क्या होगा, वेलोसिटी होगी। तो इसका अपना एक मोमेंटम होगा, इसका अपना एक मोमेंटम होगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2.4 सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिस्टम क्यों होगा, समझ में आया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, आइसोलेटेड सिस्टम है, और सिर्फ क्या लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। और आपका पी क्या है, आपके लिए जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसके लिए, सिस्टम के लिए, चीज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम का जो मतलब होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो रहा है, कांस्टेंट। इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ नहीं रही है कि मास आपका चेंज हो जाए, तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट ही तो रहेगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मतलब पहले अगर इसका सेंटर ऑफ मास इसका कहां होगा, यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर पे, इन दो सिस्टम का, कि अगर पहले सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट कंडीशन में है तो बेटा बाद में भी इसका सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बाद में भी जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा। क्लियर, तो मतलब समझ में आया, सेंटर ऑफ मास विल सस्टेन इट्स पोजीशन। मतलब अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा बाद में भी, और अगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता चला जाए, भले इन पे फोर्स आपका कितना भी लगता चला जाए। क्लियर, अब यहां से दो चीजें कंक्लूजन निकलती हैं। क्या कंक्लूजन निकलता है, हमेशा यही चीज आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, नंबर फर्स्ट कंक्लूजन, देखिए नंबर फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, आपने 11th में जो पढ़ा था उसी को थोड़ा सा आप कैरी करते हैं कि एफ एक्सटर्नल अगर आपका जीरो है, सपोज एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे नहीं लगा है, जीरो है, तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। दूसरी चीज याद रखिएगा कि अगर एफ एक्सटर्नल अगर आपका जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो भी कितना होगा, जीरो ही होगा। एफ एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी बेटा, आपकी कांस्टेंट। तो ये आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट। क्लियर चीज समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास विल सस्टेन इट्स पोजीशन, मतलब जैसे पहला जो पोजीशन होगा बाद में भी क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही होगी। मतलब अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है तो वो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता चला जाएगा। क्लियर, यहां तक ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होगा तो मोमेंटम इज कांस्टेंट, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना होगा, फाइनल मोमेंटम। और अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो आपके लिए वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। कैसे होगा, समझ में आया, ठीक। अब सर जी हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगर हम क्या करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं क्या होगा। इन दोनों चीजों का हम कंक्लूजन में यूज कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, मानिए आपके पास एक चार्ज है, दो चार्ज, इसका मास है 2m, ठीक, और इसका चार्ज कितना है, q1। इसका मास है m और इसका चार्ज कितना है, q। दोनों ही सेम पोलैरिटी में प्लस प्लस है, और बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, r। क्लियर, कैसे इसको यूज करेंगे देखिए। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, प्रॉब्लम वो ये पूछता है, इनिशियली दे आर इन रेस्ट, मतलब ये दोनों चार्ज कैसे, इनिशियली रेस्ट कंडीशन में, एंड रिलीज्ड, क्या किया दोनों को, जैसे ये दोनों आपका रेस्ट कंडीशन में था और इसको छोड़ दिया, ये भी प्लस तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड रिलीज। तो फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास किसकी, सिस्टम की। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट टाइम टी, एट टाइम टी। समझ में आया? सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास टी टाइम पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, और किसका यूज करेंगे हम, इन्हीं दो पॉइंट का यूज कर सकते हैं। समझ में आई चीजें? कैसे करेंगे देखिए, हम जानते हैं कि ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम होगा, 2 पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें इंटरनल फोर्स होगा, मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इंटरनल फोर्स ही मिलेगा, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है तो मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट ही तो रहेगा। ठीक, तो मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का, कांस्टेंट रहेगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करें तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी इनिशियल में होगी, वही तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइनल में होगी, नहीं होगी? क्लियर? मास तो दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक, सिस्टम का मास चेंज नहीं हो सकता, तो क्या आपके पास मिलेगा कि जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की इनिशियल जो होगी, वो किसके बराबर होगी, आपकी सेंटर ऑफ मास फाइनल के। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0, तो मोमेंटम कितना होगा उसका, कांस्टेंट। क्लियर है वहां से? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो सिस्टम का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहां, इनिशियल में, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहां बेटा, फाइनल में। दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें सेंटर ऑफ मास की, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है एट टाइम टी पे। कैसे निकालेंगे, 11th में याद करिए कैसे वेलोसिटी निकाल देते इनिशियल, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन कितना होता था, m1 प्लस m2 होता था। कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियली वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में, मतलब इसकी वेलोसिटी भी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, मतलब u1 भी 0 हो जाएगा, u2 भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब अगर 0 हो जाएगा तो आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0 ही तो हो जाएगी। क्लियर खानी? तो अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम के बाद भी, कुछ टाइम के बाद भी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो भी किसके बराबर होगी, 0 के तो बराबर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। चीज समझ में आ गई? मतलब हमने यही चीज हम बार बार कह रहे थे कि अगर सेंटर ऑफ मास है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए या 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, तो वो कैसा रहेगा, अगर पहले रेस्ट में है तो बाद में भी वो रेस्ट में मिलेगा, और अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता चला जाएगा। क्लियर चीज? अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, देखते हैं इसको क्या बनता है वो क्वेश्चन। अभी हमने सिस्टम के बारे में बात की, हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ बी, सपोज ये मान लीजिए बी है और ये क्या है आपका ए। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ बी, यानी बॉडी बी, चार्ज बी। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ बी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम when velocity of A यानी A चार्ज is 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई चीज क्या, कि हमें इस B की वेलोसिटी बतानी है कब, जब A की वेलोसिटी कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड में हो जाए। क्लियर? तो इनिशियली क्या है, वो दोनों रेस्ट कंडीशन में, और जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो सपोज मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ पे A, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसी टाइम पे ये भी रिपल्शन कर रहा होगा, तो ये B की वेलोसिटी हमें निकालनी है, VB कितना होगा। जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी तो उस टाइम पे B की वेलोसिटी कितनी होगी हमें कैसे निकालना होगा, तब भी हम इन्हीं दो का यूज करेंगे। समझ में? कैसे? सिस्टम है, इंटरनल फोर्स आपका लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 0।
मोमेंटम कितना होगा, फिर से देख लीजिए, मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। और मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दो चार्ज में। कैसे, फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना होगा, फाइनल मोमेंटम ही तो होगा। क्लियर, दो चार्ज के बीच में निकाल रहे हैं। इसका मास कितना है 2m, चार्ज कितना था q1, इसका मास कितना था m, चार्ज कितना था q2। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m 2m1 2m इंटू u1, इनिशियली क्या था वो 0, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा m, और इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी बेटा 0, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम देखिए, यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल देखिए 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो गया, तो हमने माना कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस इसका मास कितना m, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन हम बाद में मिल जाएगा हमें, तो इसकी वेलोसिटी कितनी भी vb। क्लियर, ये आपकी फाइनल मोमेंटम, ये क्या कहलाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20m, प्लस कितना हो जाएगा m इंटू vb। क्लियर, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 20m इक्वल टू माइनस ऑफ m vb, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो vb इक्वल टू कितना जाएगा -20, क्या मिलेगा ये मीटर पर सेकंड। क्लियर था, तो vb इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, और डायरेक्शन क्या मिली अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा वो -20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्लियर, अब समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास विल सस्टेन इट्स पोजीशन। मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास सिस्टम है और सिस्टम का जो भी मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर चार्ज के बारे में बात करते हैं, इस चार्ज के बारे में, तो इसके कारण इस पे फोर्स लगा, तो इसका मोमेंटम अगर हम देखें तो इसका मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस पे कोई ना कोई मास होगा, और जब इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई इसको वेलोसिटी मिलेगी। सेम चीज यहां पर इस चार्ज के बारे में, इसका अपना एक मास है, लेकिन इसके कारण क्या होगा, इसमें एक वेलोसिटी मिलेगी, तो उसके कारण इसका भी कोई ना कोई मोमेंटम होगा। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम के बारे में बात करें, सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसका सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0, क्योंकि आइसोलेटेड है, आपको किसी और से कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसके जो एक्सेलरेशन होगा, किसका, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा 0 होगा, और वेलोसिटी जो होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर कहानी, ये चीज समझ में आई। चलिए थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, कि अगर आपके पास सपोज मानिए कि दो चार्ज हैं Q और Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है बेटा R। ठीक है, पूछ लेते हैं कंपटीशन लेवल पे, सपोज एक चार्ज है आपके पास Q, दूसरा भी चार्ज है बेटा आपके पास Q, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सपोज R। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होगा, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा, फाइंड दी नेट फोर्स। क्या निकालना है हमें, नेट फोर्स निकालना है इस सिस्टम का। ठीक है, दूसरी चीज है फाइंड द मोमेंटम, और थर्ड चीज हमें निकालनी है नल पॉइंट, या इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, या इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में, तीन चीजें हमें यहां पे निकालनी है। एक सिस्टम दे दिया गया है, नेट फोर्स निकालना है, मोमेंटम निकालना है, और क्या निकालना है, नल पॉइंट निकालना है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। तो मोमेंट, तो हमने सबसे पहली बात क्या है, नेट फोर्स। तो हम जानते हैं नेट फोर्स कितना होगा, इसका 0 होगा। क्यों, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, लग नहीं रहा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो नेट फोर्स कितना होगा, डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए बेटा 0। क्लियर, डायरेक्ट निकल गया आपका। मोमेंटम के बारे में अगर वो पूछता है कि सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंटम बताइए,
तो इस सिस्टम का मोमेंटम अभी हमने आपको बताया कि अगर सिस्टम है 2.4 सिस्टम है, एक्सटर्नल आइसोलेटेड है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, नॉट चेंज। जो पहले था वही आपको बाद में भी मिलेगा। क्लियर कहानी? ठीक। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नल पॉइंट बताएं, न्यूट्रल पॉइंट बताएं या फिर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएं। ठीक, तो नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है कि अगर किसी दो चार्ज के बीच में अगर हम एक तीसरा चार्ज ले आए, जैसे Q है और एक और चार्ज हम ले आए बेटा Q0, टेस्ट चार्ज इसको हम बोल सकते हैं। इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आते हैं तो इस पे जो नेट फोर्स लगे, इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स लगे वो कितना होना चाहिए, 0। तो किस पॉइंट पे हम रखें इसको, इनसाइड रखें या आउटसाइड रखें, किस पॉइंट में रखें कि इसमें टेस्ट चार्ज कैसा मिले बेटा आपको, सॉरी इसमें जो नेट फोर्स मिले वो कैसा मिले, 0 मिले। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये दो चीज समझ में आ गई आपको कैसे होगा। ठीक है, मोमेंटम आपका क्या होगा, चेंज नहीं हो सकता। नेट फोर्स कितना होगा आपका, 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और इंटरनल फोर्स भी कैसा होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन। तो नल पॉइंट निकालने के लिए दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या न्यूट्रल पॉइंट निकालना है आपको, न्यूट्रल पॉइंट सपोज, तो पहली कंडीशन है जब चार्ज क्या हो, सेम। यहाँ पे चार्ज क्या है, सेम है। तो कैसे निकालेंगे इस सेम चार्ज, सपोज मानिए एक चार्ज Q, एक चार्ज Q, एक और हम चार्ज लिया है Q0। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी चार्ज रख सकते हैं जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर? तो हमने क्या किया, इस Q0 चार्ज को हमने बीच में रखा। ठीक, जब Q0 चार्ज को हमने बीच में रखा, सपोज ये आपके पास चार्ज Q, ये भी चार्ज Q है, बीच की डिस्टेंस अगर r है, यहां पर हमने क्या रखा, Q0 चार्ज रखा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक, तो इस Q के कारण इस पे फोर्स लगेगा इधर कितना, F1, और इस Q के कारण इस पे भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बेटा, F2। क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पे Q1 Q2 है, इस नोमेनक्लेचर कर लिए Q1 Q2। तो इस Q1 के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, F1, इसके कारण भी फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F2। मतलब ये फोर्स क्या लग रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर इसका कहीं पे भी नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। क्लियर? तो निकालेंगे कैसे, सपोज मानिए कि डिस्टेंस टोटल कितनी है बेटा, r। हमने माना कि इसको एज्यूम किया कि Q0 को हम कितने डिस्टेंस में रखे हैं, Q1 से x डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उसको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, नल पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या होता है नल पॉइंट के लिए कंडीशन कि जो आपके पास F नेट फोर्स है वो कितना है, 0। मतलब F1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, F2 होना चाहिए। F1 निकाल लीजिए, मतलब F1 किसके कारण, Q1 के कारण निकालिए, तो कितना हो जाएगा, F1 निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर में है, क्या हो जाएगा, Q1 Q0 अपॉन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। Q1 Q0 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर। इसके कारण निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, r। यहां से कितनी निकल गई, x, तो ये रिमेनिंग कितनी बचेगी, r माइनस x ही तो बचेगी। क्लियर कहानी? ठीक है, तो अब F2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। ठीक, Q0 से Q0 भी आपको कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, कर लीजिए। तो अंडर रूट Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। क्लियर? वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1 r माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, x। वैल्यू x की निकालनी है तो x वाले टर्म्स को उधर ले जाइए, तो अंडर रूट Q1 r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2 x, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट Q1 x। क्लियर? अब देखिए इसके आगे कैसे निकालेंगे,
x को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट Q1R इक्वल टू हो जाएगा, x को कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट Q1 प्लस कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट Q1R अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ये डिस्टेंस हमने निकाल ली x, कहां से, Q1 से। आप चाहे तो Q2 से भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से आप ले लीजिए तो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। क्लियर। तो आप यहां से क्या मिला, नल पॉइंट आपको मिल गया। ये कब था, जब दोनों ही चार्ज कैसे हो आपके, सेम। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक, हाँ, इससे पहले एक चीज देखिए, अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते, सपोज मान नेगेटिव लेते, तो Q1 के कारण यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता, अट्रैक्शन फोर्स लगता, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, F1 इस डायरेक्शन में होती। और नेगेटिव ही होता, पॉजिटिव ही होता, अट्रैक्शन फोर्स लगता, Q2 के कारण कौन सा फोर्स लगता, F2 लगता। तो तब भी क्या होता, F1 इक्वल टू F2 ही होता। क्लियर था? ठीक। अब हम बात करते हैं कब, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, ये जो दो चार्ज दे रखे हैं ये अपोजिट पोलैरिटी में दे रखे हो, या फिर कैसा दे रखा हो, अलग अलग साइन में दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए। सपोज मानिए न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, कब है, जब अपोजिट चार्ज, कैसा चार्ज है बेटा, अपोजिट चार्ज, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा है, नेगेटिव। और अब हमें क्या लाना है, एक और पॉइंट यानी कि चार्ज लेके आना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको लेके आना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड करना है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, कैसे करेंगे न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने के लिए, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर है प्लस Q1 चार्ज और यहाँ पर है माइनस Q2 चार्ज, अगर सपोज हम यहाँ पर कोई चार्ज लेके आते हैं Q0 जो कि सपोज पॉजिटिव है, तो इसके कारण Q1 के कारण क्या होगा, Q0 इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज F1 रिपल्शन फोर्स। और इस Q2 के कारण Q0 पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यही तो होगी। तो क्या ये नल पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि F1 प्लस F2 ये Q0 कहां की ओर चला जाएगा, Q2 की तरफ चला जाएगा। सपोज मानिए अगर हम इसको माइनस लेते हैं तब क्या होता, Q1 क्या करता, इस Q0 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, दैट इज द क्या हो जाएगा, F1 फोर्स, डायरेक्शन आपकी ये, और ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ही क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो डायरेक्शन कहां मिलता है बेटा, इसको F2। तो मतलब अपोजिट अगर चार्ज होगा तो उसके बीच में कहीं पे भी नल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो नल पॉइंट कहां मिलेगा बेटा आपको, आउटसाइड दी चार्ज पे। ठीक, कैसे मिलेगा देखिए, अपोजिट चार्ज क्या देख रहे थे हम, अपोजिट चार्ज अगर हमारे पास क्या हो, ये दोनों चार्ज कैसे हो, अपोजिट चार्ज हो, यानी ये प्लस और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। सपोज ठीक है, तो क्या होगा अपोजिट चार्ज में, सपोज यहाँ पे हमने एक रखा प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पे हमने क्या रखा बेटा, माइनस Q2 चार्ज। बीच की डिस्टेंस कितनी मानी हमने, R मान ली सपोज। अब अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0 जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, तो इस प्लस के कारण इसमें कैसा होगा, रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। इस प्लस के कारण इस प्लस में कैसा लग रहा होगा, रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। तो किस डायरेक्शन क्या होगी इसकी, F1, ये जो डायरेक्शन होगी। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण इसमें क्या क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी भी तो यही होगी। तो क्या ये Q0 क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा, नहीं, नेट फोर्स क्या होगा, ये Q0 क्या करेगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी F1 प्लस F2 मिल जाएगा। क्लियर। अगर हम इसकी जगह क्या करें, माइनस रखते हैं चार्ज सपोज, तो इस प्लस वाले के कारण इस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, डायरेक्शन F1 यही तो है। इस माइनस के कारण ये माइनस, तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा, और डायरेक्शन कितनी होगी, F2 यही तो होगी। ठीक है, तो क्या ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट या नल पॉइंट हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है वो कहां की ओर चला जाएगा, प्लस Q1 चार्ज की तरफ चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास अपोजिट चार्ज होता है, क्या होता है, अपोजिट चार्ज अगर है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो इन दो चार्ज के बीच में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, आउटसाइड में मिलेगा। कैसे, सपोज ये आपका Q1
प्लस में, ये अब क्या हो जाएगा Q1 माइनस में। यहां सपोज रखिए टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, तो Q2 के कारण Q0 क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में F2, और Q1 के कारण ये प्लस रिपल्सिव, तो कितना आएगा बेटा F1। क्लियर। अब यहां पे भी रख सकते हैं आउटसाइड, तो Q0 रख दीजिए सपोज, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन फोर्स कितना हो जाएगा F1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका F2। तो अब बात यहाँ पे ये है कि अगर अपोजिट चार्ज होगा तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा बेटा, आउटसाइड दी सिस्टम मिलेगा, मतलब इस साइड भी मिल सकता है और इस साइड भी। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होगा कि किस साइड रखें। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा कम चार्ज वाले की साइड पे रखना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं सपोज मानिए Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो चार्ज कौन सा बड़ा है, Q1 चार्ज बड़ा है, तो हमें किस साइड रखना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, Q2 की साइड। अगर हमसे ये कहा जाता है Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो क्या बड़ा है बेटा, Q2 चार्ज है, तब हमें अगर नल पॉइंट ढूंढना है तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट किसकी तरफ रखना पड़ेगा, चार्ज किसकी तरफ रखेंगे, जिसका चार्ज कम होगा Q1 की तरफ। क्लियर हुई कहानी, ठीक। तो हम निकालते हैं यहाँ पे नल पॉइंट निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं, ये हटाते हैं इसको। तो नल पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए सपोज मानिए ये आपके पास था, इसको भी हटा देते हैं। तो हमने माना कि एज्यूम कर दिया कि जो Q1 है इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, Q2 है। Q1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन Q2, तो हमें टेस्ट चार्ज कहां रखना पड़ेगा बेटा, Q2 की साइड रखना पड़ेगा। तो हमने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, चार्ज इसका कितना हो गया प्लस। क्लियर। तो अब देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें डायरेक्शन कहां होगी, F2, इसी डायरेक्शन में तो होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा F1। क्लियर था नहीं, ठीक। तो हमने माना कि Q2 से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा x, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, F1 इक्वल टू कितना हमें लिखना होगा, F2। तो F1 की वैल्यू लिखिए, F1 कैसे लिखेंगे, F1 मतलब इस Q1 चार्ज के कारण इस Q0 चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q1 Q0 अपॉन, यहां से डिस्टेंस कितनी है, Q1 से यहां तक Q2 तक डिस्टेंस है r, और Q2 से डिस्टेंस कितनी हो गई x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, r प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब F2 निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F2 ड्यू टू Q2 Q0, साइन से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। और यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा x, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। 1/4 पाई कैंसिल आउट, Q0 से Q0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा Q1 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर को हटाइए, क्या आएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1 अपॉन r प्लस x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन कितना हो जाएगा x। क्लियर। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 r प्लस x। क्लियर। x वाले टर्म्स को लेके आइए, Q1 और ये x इधर जाएगा तो माइनस ऑफ अंडर रूट Q2 कितना हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 कितना हो जाएगा बेटा r। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ Q2 r अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, नल पॉइंट आएगा कब, जब दोनों का चार्ज कैसा हो आपका, चेंज हो, तो ये आएगा। और अगर जब दोनों का चार्ज सेम होगा, तो इससे पहले भी हमने निकाला था, तो चेंज क्या आएगा दोनों में, देखिएगा यहां पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। कब, जब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, और जब दोनों ही चार्ज सेम होंगे तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और सीधे आपको वैल्यू निकाल देनी, आंसर निकाल देना। क्लियर, ठीक है। एक और इक्विलिब्रियम पोजीशन हम देखते हैं, ये था आपका 2 पॉइंट चार्ज में। एक और इक्विलिब्रियम पोजीशन है, किस टाइप का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या है कि सपोज आपके पास क्या है, एक पेंडुलम है और पेंडुलम में क्या है, दो चार्ज रखे हैं। तो सपोज क्या हुआ, पहले दोनों चार्ज ऐसे रखे हुए पेंडुलम में एक स्ट्रिंग से लटका दिए, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, दोनों आपस में लटका दिए। अब दोनों में सेम पोलैरिटी है, प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा, रिपल होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट रेंज का होता है, तो ज्यादा दूर नहीं रिपल करेंगे। तो एक डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा, वो दोनों जाके रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे, सपोज मानिए एक चार्ज यहाँ रुका, एक चार्ज क्या हुआ यहाँ रुका। सपोज पहले क्या थे, दोनों पास पास थे और दोनों में चार्ज सेम था, सेम पोलैरिटी का था, तो दोनों ही क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग होना स्टार्ट हो। ठीक, तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है x, कि जब वो क्या हो जाए बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। क्लियर, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब वो कहीं पे भी हिले डुले ना। तो क्या होगा, यहां से सेंटर लीजिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मानी कितनी है, x, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमने कितनी मानी बेटा, l, और ये जो एंगल बना रहा है थीटा, वो बहुत छोटा बना रहा है, दैट इज थीटा। क्लियर, इस पे चार्ज कितना है, q, इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा बेटा आपका। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे फाइंड, देखो ये भी प्लस, दोनों आपके प्लस प्लस हैं, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दैट इज Fe। कोई दिक्कत नहीं। ये अगर चार्ज है तो इस पे कोई ना कोई मास होगा, और मास होगा तो कोई ना कोई वेट लगेगा, कहां की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, mg। क्लियर, अब यहां पर अगर कोई चार्ज है तो वो क्या हो रहा है, बाहर की ओर खींच रहा है, और ये क्या है बेटा, स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन भी लगेगा, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर, अगर हम क्या करें, इस टेंशन को x और y कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा हमें। क्यों करेंगे x y कंपोनेंट में, क्योंकि ये जो टेंशन है नहीं वो x एक्सिस में नहीं y एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा आपका, थीटा होगा। तो इसके साथ इसका कंपोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, t sin थीटा। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि t cos थीटा, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो t cos थीटा न्यूट्रलाइज कर रहा होगा किसको, इस mg को, और Fe वाला जो फोर्स होगा वो न्यूट्रलाइज किसको कर रहा होगा बेटा, t sin थीटा। तो दो इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी इक्वेशन बनती है इसमें, t cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, mg, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, और आपके पास t sin थीटा ये इस डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, Fe की। ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। समझ में, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो अगर हम सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन कितना हो जाएगा, mg। क्लियर, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा, Fe अपॉन mg। Fe कितना होगा, जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, c कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू q कितना हो जाएगा, q स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, mg। यहां तक चीज क्लियर हो गई, ये आपका tan थीटा। ठीक, 11th में बेटा आपने एक चीज देखी होगी, अगर थीटा क्या हो बेटा, स्मॉल हो, कैसा हो, छोटा हो, तो tan थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल किसकी हो जाएगी बेटा, sin थीटा के लिए हो जाएगी। तो अगर हम sin थीटा की वैल्यू रखें तो यहाँ पुट कर सकते हैं, कैसे निकल जाएगी sin थीटा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लीजिए, कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करें, ये इस तरीके से कर सकते हैं। ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, लेंथ कितनी दे दी है बेटा, l। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये और ये ठीक, लेंथ है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, x, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, x/2। ये थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90। ये क्या बनेगा आपका बेस, ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर,
और ये क्या हो जाएगा बेटा है आपका हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा क्या होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ बेटा आपका, परपेंडिकुलर हुआ x/2 और हाइपोटेनस कितना हो गया l। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा x/2l और थीटा बहुत स्मॉल है तो उसकी वैल्यू किसके नियरली इक्वल होगी, tan थीटा के इक्वल होगी। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके, ये हो जाएगा आपका x/2l इक्वल टू CQ²/x² mg हो जाएगा। और x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x³ इक्वल टू ये x² इधर आएगा, क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा CQ² 2 into l अपॉन कितना हो जाएगा बेटा m into g। क्लियर है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा CQ² 2 पहले लीजिए 2CQ² l अपॉन CQ² 12 अपॉन mg और पावर कितनी जाएगी 1/3। क्लियर, यहाँ पे आपको चीज समझ में आ रही है। ठीक, ये भी क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे है कि ये इसके बाद चार्ज ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है ना ऊपर जा सकता है नहीं वो नीचे जा सकता है, बिल्कुल यहीं पे रहेगा। तो कितनी डिस्टेंस के बाद वो इस कंडीशन में आएगा तो वो हमें वैल्यू निकालनी थी। तो क्या किया हमने आपका कि इस पे फोर्स आपका किसके इस चार्ज के कारण फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसमें वेट कितना होगा mg नीचे की ओर होगा। और जब यहाँ पे बिल्कुल रख के दूर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा टेंशन स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ होगी। तो उसको हमने कंपोनेंट ब्रेक किया और कंपोनेंट ब्रेक करके हमने ये इक्वेशन बनाई। और अगर थीटा अगर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, sin थीटा के बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाली और सीधे हमने x की वैल्यू निकाली। तो बेटा ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपका वेक्टर फॉर्म और फोर्स के बारे में बात की, कोलम्बियन फोर्स के बारे में बात की और सबसे बड़ी चीज सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल किए। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर।